हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है आपका माइक्रोबायोलॉजी। अब बच्चों, हो सकता है आपको ये लग रहा हो अभी से कि भाई ये किस तरीके का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी ये सारे सवालों का आज मैं जवाब देने के लिए ये सेशन आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी आखिर है क्या, इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा और किस तरीके से एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहली क्लास जो कि है माइक्रोबायोलॉजी की। आज के जो बच्चों टॉपिक रहेंगे वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन रहने वाला है। तो हम आज सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, साथ साथ ये देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में आखिर किस चीज़ की स्टडी होती है। तो इन शॉर्ट हम आज बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का नर्सेस के लिए क्या रोल है। विच मीन्स कि भाई नर्सेस को माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़नी है, ये भी हम आज देखने वाले हैं। क्योंकि हो भाई बहुत सारे बच्चे होंगे ना ऐसे जिसके मन में ये चीज़ होगी कि भाई हमें ये चीज़ हमें नर्सिंग में क्यों पढ़नी है, या इस सब्जेक्ट का नर्सिंग में क्या रोल है, क्या काम आएगा हमको। तो ये सब बेस चीज़ें या फिर हम कह सकते हैं बेसिक बेसिक कंसेप्ट आज आपके हम क्लियर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टुडेज सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की क्लास। सबसे पहले तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अटेंशन के साथ ये सारी क्लासेस के वीडियोस देख रहे हो। तो सबसे फिर से मैं यही कहूँगी क्लास शुरू करने से पहले कि अपना जो रिवीजन है ना, रिवीजन को मत तोड़ना। उसको ये मत सोचना कि आज नहीं कल रिवीजन करूँगा, ये गलती मत करना बच्चों। अगर आपने रिवीजन की चेन तोड़ दी ना तो वहाँ से फिर गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो ताकि जब एग्ज़ाम के दिन आए ना तब आपको घबराना ना पड़े। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी है क्या, ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या हम जो इस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपको लगा ऐसा कि हाँ भाई कुछ ऐसे कुछ है लिविंग बीइंग जिसको हम नहीं देख सकते, है ना? और अगर हैं तो वो कैसे प्रेजेंट है हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर, और ये छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स आखिर होते क्या हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये बहुत ही कम साइज़ के होते हैं, बिल्कुल टाइनी टाइनी होते हैं, इसीलिए हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। जो मैं श्योर हूँ जब आप स्कूल में थे आपने हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी ना किसी प्रैक्टिकल के टाइम पे लैब में ज़रूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा ही होगा, सॉरी माइक्रोस्कोप देखा ही होगा, है ना? तो वही इंस्ट्रूमेंट हम जो है यूज़ करते हैं इन टाइनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। तो चलो अब देखते हैं कि भाई माइक्रोबायोलॉजी है क्या। तो बच्चों, मैंने बताया कि हमारी सराउंडिंग में कुछ टाइनी टाइनी छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं। उन छोटे लिविंग बींग्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच वी कांट सी फ्रॉम आवर नेकेड आई, है ना? हम नहीं देख सकते। और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है, उनको पढ़ना कि भाई किस तरीके की ऑर्गेनिज्म हमारे इस एनवायरनमेंट में है ना? क्या है ये, इनका क्या नेचर है, किस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो की जाती है उस स्टडी की ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। या सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। तो चलो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी इज नथिंग बट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी
नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमारी मदद करेगा, क्योंकि इनका साइज़ इतना छोटा है कि हम अपनी नेकेड आई से इनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अब बच्चों ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, इसी की कुछ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब यूनि का मतलब क्या होता है, एक, और मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो यूनिसेलुलर मीन्स कि इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ही होगा, जबकि मल्टी सेलुलर में मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसका मतलब इसमें मोर देन वन सेल होगा, या इट मीन्स बहुत सारे सेल होंगे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ये दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। तो अब तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक आपको आइडिया तो मिल गया है ना कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने ये आपको अभी अभी बताई है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है कुछ और ब्रांचेस। अब बच्चों देखो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना छोटे छोटे, इनके भी बहुत सारे टाइप हैं, ये किसी एक तरीके के नहीं होते, ये बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम इंसानों के अंदर एक अलग अलग वैरायटी है ना, ऐसे ही इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वैरायटी है, तो इनका कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे कुछ हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, है ना, और हमारे पास होते हैं वायरस, और हमारे पास होते हैं पैरासाइट्स, और हमारे पास होते हैं फंगस, है ना। तो ये अलग अलग टाइप हैं बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं, हर एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों ये जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं आपको बता रही हूँ ना, जो टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, ये उन्हीं के प्रकार हैं। क्या है? उन्हीं के प्रकार हैं, यानी कि उन्हीं के टाइप हैं ये। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई किस तरीके की ब्रांच को हम किस नाम से बोलते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी तो क्या है, सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ठीक है। अब उसको फर्दर हम तोड़ेंगे तो और कुछ ब्रांचेस मिलेंगी। जैसे सबसे पहले है हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी। तो नाम से ही पता चल रहा है ये किसकी स्टडी है, बैक्टीरिया की स्टडी है। इसमें किसके बारे में स्टडी किया जाएगा, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसके लिए है, स्टडी के लिए। बच्चों ध्यान रखना, जहाँ पे ये टर्म आ रही है ना माइको, ये टर्म हमारी किससे जुड़ी हुई है, फंगस से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो माइकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी विच मींस कि किसकी स्टडी हो रही है, प्रोटोजोआ की स्टडी हो रही है। हर हर उसका नाम देखोगे ना आप, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि हम किसकी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी स्टडी हो रही है, प्रोटोजोआ की स्टडी हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। दो नाम है बच्चों, ध्यान से देखो, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। अब फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एल्गी। जो एल्गी होती है, जो काई जिसको हम जानते हैं ना, उसी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। तो दोनों चीज़ें सेम है, दोनों इंटरचेंजेबली अलग अलग नाम है बस, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। अब ये भी नाम से पता चल रहा है किसकी स्टडी होगी, पैरासाइट्स की स्टडी होगी, है ना। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मींस वायरस की स्टडी। किस तरीके के वायरस, भाई बहुत सारे वायरस हैं, कोरोना वायरस ही ले लो, एक एग्जाम्पल तो हम कोरोना वायरस का भी ले सकते हैं, है ना। ऐसे ही बैक्टीरिया में हम अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्लियर है, हर ऑर्गेनिज्म की एक अलग ब्रांच है स्टडी की, उसी के हिसाब से ये नाम दिए गए हैं। और लास्ट में है हमारे पास निमेटोलॉजी विच मीन्स स्टडी ऑफ नेमाटोड्स। नेमाटोड्स क्या होते हैं, वॉर्म्स।
जो वॉर्म्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं नेमेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ नेमेटोड्स। तो ये एक बार आप लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, और आप चाहो ना तो कुछ इस तरीके का वो भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? माइंड मैप। ये हो गई हमारी माइक्रोबायोलॉजी। इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो यहाँ पर लिख दो आप। एक तो हो गई माइकोलॉजी, एक आप यहाँ लिख दो नेमेटोलॉजी। है ना, इस तरीके से सारी ब्रांचेस लिख दो। और अगर क्वेश्चन आता है ना पेपर में कि भाई ब्रांचेस के बारे में बताओ, तो इस तरीके का माइंड मैप ज़रूर बनाना। इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स हैं ना वो बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे इन द सेंस कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि 6 मिलेंगे, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो और निखर जाएगा कि हाँ भाई, जैसे टीचर पेपर खोलेगा ना तो देखेगा अच्छा भाई इसको तो सारी ब्रांचेस जो हैं वो पता है। तो एक बारी में टीचर को पता लग जाएगा कि इसको सब पता है, सब आता है इसको। है ना, तो इस तरीके से आपको सारे लिखने हैं जो जो ब्रांचेस हमने अभी पीछे पढ़ी है। बैक्टीरियोलॉजी, फिर एक डब्बा बंद। ऐसे ही आप जितनी बाकी की ब्रांचेस हैं उनको भी यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका माइंड मैप। तो जो और कुछ रह गया, जैसे पैरासाइटोलॉजी रह गया, प्रोटोजोलॉजी रह गया, तो वो आप यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर आप उसको बना दो, यहाँ लिख दो पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, जो एक आधा कोई रह गया उसको आप यहाँ एडजस्ट कर दो, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। तो कुछ इस तरीके का माइंड मैप एग्जाम में बनाओगे ना तो आंसर और ज़्यादा निखर जाएगा। जैसे ही टीचर आपका पेपर खोल के देखेगा कि भाई इस बच्चे को तो एक ही बारी में उसको पता चल जाएगा, इसको सारी ब्रांचेस के बारे में पता है, तो वहीं के वहीं आपको मिलेंगे एक बढ़िया न बढ़िया नंबर। तो चलो सबसे पहले फटाफट इसको अपनी नोटबुक्स में बना लो। चलो, आई एम गिविंग यू टाइम, इसको बना लो। बना लिया सबने? हो गया? बढ़े हम आगे। अब ये जो हमने अभी पढ़ा था ब्रांचेस, ये आई होप सबको क्लियर है। यहाँ से आपको पता लग गया अभी किस किस बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और बच्चों धीरे धीरे ना हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। हम सेपरेटली बैक्टीरिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पैरासाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर एक के बारे में हम डिटेल में अलग अलग अपनी यूनिट्स में, चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो कंफ्यूज मत होना या परेशान मत होना कि ये पैरासाइट्स क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, राइट। अभी के लिए आप याद रखो कि किसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आज की हमारी क्लास बहुत ही बेसिक क्लास रहने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानना चाहिए। और बच्चों यहाँ से ना शॉर्ट नोट भी बन के आ जाता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना, इसको बस समझने की ज़रूरत है और आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए मैंने ये टेबल बना करके रखा है। इसको टेबल कह लो या फिर जो आपका मन कर रहा है कह लो, मैं इसे टेबल ही बोलूँगी। तो एक टेबल बना के रखा है सिंप्लीफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो चलिए देखते हैं कि भाई किस तरीके के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान का मतलब कि भाई किस तरीके के ये बने हुए होते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हमने सबसे पहले वाले स्लाइड में भी पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही मेंशन है कि या तो ये सिंगल सेल होंगे या फिर क्लस्टर ऑफ सेल से बने होंगे, सेम वही चीज़ है। दूसरा है ऑर्गेनलीज। अब सेल ऑर्गेनलीज सबको पता है क्या होती हैं सेल ऑर्गेनलीज, एग्जाम्पल बता दो मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं ये सेल ऑर्गेनलीज, सेल की फंक्शनिंग कराती है ना, सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, देन हो गया आपके राइबोसोम्स,
गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या है, ये सेल ऑर्गेनलीज हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती। ठीक है, दे लैक ऑर्गेनलीज, इनमें नहीं होती है। देन अगर साइज की बात करें तो वैसे तो मैंने बोला था कि भाई साइज बहुत छोटा होता है ना, बट कितना छोटा होता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो भाई जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, मतलब इनका साइज जो है जब हम नापते हैं तो वो माइक्रोमीटर्स में आता है। और अगर इसमें से भी हम बात करें ना, सबसे छोटा साइज होता है नेमाटोड्स का, जो नैनोमीटर में आता है, वो और भी छोटे होते हैं। क्लियर। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोमीटर की रेंज में आते हैं, कुछ जो है वो नैनोमीटर में आते हैं, जैसे कि नेमाटोड्स। देन कुछ माइक्रोब्स होते हैं ऐसे जो स्मॉलेस्ट वायरस टू मच लार्जर प्रोटोजोआ, सो कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉलर से लेके लार्जर साइज तक के भी होते हैं। तो साइज जो है वो वेरी करता रहेगा, ऐसा सेम नहीं रहता। सॉरी। देखो जैसे ह्यूमंस के अंदर सबकी हाइट एक जैसी तो नहीं होती, क्या ऐसा है कि हम सबकी जो हाइट है वो बराबर है? नहीं है ना ऐसा। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी अलग अलग साइजेस हैं। ह्यूमंस में भी कोई छोटा होता है, कोई लंबा ज़्यादा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, किसी का साइज छोटा है, किसी का बहुत छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है। तो वेरिएशन रहेगी साइज में, कोई फिक्स साइज इसमें आपको नहीं मिलेगा। राइट। देन नेक्स्ट आती है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स कि वो कहाँ रहते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये होते हैं यूबिक्विटस। अब यूबिक्विटस क्या होता है? यूबिक्विटस मतलब फाउंड एवरीवेयर, हर जगह होते हैं ये। हर जगह यानी कि एयर में, वाटर में, सॉइल में, सब जगह होते हैं। सो यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि भाई ये किसी एक जगह नहीं, ये हर जगह होते हैं। हर किसी तरीके के सरफेस पे ये पानी में भी मिलेंगे, ये आपको हवा में भी मिलेंगे, ये आपको सॉइल में भी मिलेंगे, यानी मिट्टी में भी मिलेंगे। तो हर जगह इनका जो है कब्जा है एक तरीके से। तो अब आप ये देखो कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे आसपास, जो हर बहुत तरीके की डिजीज़ भी कॉज करते हैं, है ना। और अगर हमने प्रॉपर हाइजीन नहीं रखी तो कितनी ज़्यादा हमें खतरा होता है बीमारियों के होने का। राइट। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके अलग अलग कैरेक्टर या क्लासिफिकेशन है, जो अभी मैंने पीछे आपको ये बताई थी। ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगस, यहाँ और ऐड कर लो, प्रोटोजोआ लिख लो, है ना, प्रोटोजोआ लिख लो, एल्गी लिख लो। ये सब क्या है? ये क्लासिफिकेशन ही तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि भाई हमारे पास इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो यही क्लासिफिकेशन है कि भाई कोई एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हम अपने क्लासिफिकेशन हमने कर ली। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना। यही चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एनवायरनमेंट, विच मीन्स कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का रिलेशन है, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं। तो भाई अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो कुछ उनका फंक्शन भी तो होगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी तो वो करते होंगे। जैसे इंसान होते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे। बुरे काम में क्या आ जाएगा? बीमारियां, की भाई बीमारियां फैलाते हैं। अच्छे काम में क्या आएगा? अभी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है, जो एल्गीज होती हैं ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। एल्गी क्या करती हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं मैटर को, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो बच्चों अगर आपको कोई एग्जांपल यहाँ पर याद आ रहा है न्यूट्रिएंट्स वाला या डीकम्पोज वाला, कोई एग्जांपल? मैं बहुत श्योर हूँ जैसे ही मैं ये एग्जांपल आपको बोलूँगी ना, आप बोलोगे हाँ मैम ये तो हमने सुना हुआ है, हमने देखा हुआ है, हम भी करते हैं, है ना। तो बच्चों देखो, हमारे घरों में पौधे होते हैं, उसमें हम खाद डालते हैं, वो खाद क्यों डाली जाती है? ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिले, है ना। प्लांट को अच्छी खाद देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो क्या आपने कभी नोट किया है उस खाद के अंदर कई बार हम किसी तरीके के कुछ वर्म्स डालते हैं? याद आया? आ गया ना याद? यस।
क्या बोलते हैं उनको, अर्थवॉर्म्स बोलते हैं, या हिंदी में हम बोलते हैं केंचुए, है ना। सबने नोट किया होगा, खाद के अंदर उनको डाला जाता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट के साथ में उनका कुछ ना कुछ जो है रोल रहता है, कहने की बात मेरी ये है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में क्या करते हैं। एनवायरनमेंट में तो मैंने बता दिया, ह्यूमंस में क्या करेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला कि कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे। अच्छे काम क्या होंगे कि भाई जो कुछ बैक्टीरिया ना ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। स्पेशली अगर हम अपनी इंटेस्टाइन की बात करें ना, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम है, वहाँ जो हमारी आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे ना कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं, किसके लिए, हमारी डाइजेशन के लिए, है ना। तो आपने एग्जाम्पल सुना है, दही खाते हैं हम सब लोग, दही खाते हैं ना। दही में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, गट के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए, डाइजेशन अच्छा होता है उससे। तो विच मीन्स कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ डेफिनेटली ऐसे हैं जो डिजीजेस फैलाएंगे, है ना। तो दोनों ही तरीके का रोल रहेगा। तो सम आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एंड सम आर पैथोजेनिक, विच मीन्स पैथोजेनिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कॉज करेंगे, डिजीजेस कॉज करेंगे, इन्फेक्शंस कॉज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनकी ग्रोथ अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एसिडिटी, केमिकल, हर एक चीज़ जो है उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर एयर हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, टेम्परेचर भी ज़रूरी है, ऐसे ही इनके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इनकी ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करेगी, पानी पे भी करेगी, टेम्परेचर पे भी करेगी, एसिडिटी पे भी करेगी, लाइट पे भी करेगी, और केमिकल्स के ऊपर भी करेगी, राइट। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े, बॉडी प्लान, ऑर्गेनली, साइज, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट एंड टू ह्यूमंस, और फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ। अब नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, पेपर में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से शॉर्ट नोट आता है, यानी कि 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है लॉन्ग आंसर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए। किस तरीके से, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, राइट, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ इस तरीके से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ना, हो सकता है 5 नंबर का आए, हो सकता है ज़्यादा का आ जाए, लेकिन आता ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे तो हमने कैटेगरी पढ़ी है कि भाई बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके कुछ और टाइप्स जिस चीज़ पे वो बेस्ड है, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है या बनानी है तो आप बना लीजिए सब लोग। चलिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसकी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज की बच्चों बात करें तो हमारी कैटेगरीज किस पर बेस्ड रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो सेल के टाइप पर बेस्ड होती है। और किस तरीके से डिवाइड करते हैं हम, 3 तरीके से हम फिर डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। पहला है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोटिक, और तीसरा है नॉन सेलुलर, ठीक है। 3 कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलो हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होते हैं ये यूकैरियोटिक, क्या होते हैं ये प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, स्कूल में भी हम ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पढ़ते हैं, है ना, याद होगा। याद है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनको समझना थोड़ा हमारे लिए उस समय पर मुश्किल होता था, और ये वही सेम चीज़ें हम फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स हैं एक तरीके के। तो चलो यूकैरियोटिक देखते हैं। यूकैरियोटिक बच्चों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। जैसे ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, कुछ इसी तरीके से इन ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देन इन वाले जो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है,
अब ध्यान से देखो, इन सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल ऑर्गेनेलिस को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया देगा उनको एनर्जी। ठीक है। देन ये यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्फ सफिशिएंट है और ये अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। यानी कि जैसे ह्यूमन जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना पानी के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते, ऐसे ही यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंडिपेंडेंट हैं। ये खुद से अपनी अपनी ग्रोथ के लिए ये खुद जिम्मेदार हैं, खुद अपनी ग्रोथ के बारे में ध्यान रख सकते हैं, अपना एयर वाटर फूड हर चीज़ के लिए ये अपने आप समक्ष है कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक तो हो गया फंगस, फंगस में भी मोल्ड या फिर ईस्ट। ये मोल्ड क्या है, एक तरीके की फंगस है, बहुत कॉमनली आपने देखी होगी किस पे, ब्रेड पे। अभी नोट किया है जब ब्रेड बासी हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है और उसको अगर ऐसे ही छोड़ दो तो उसके ऊपर कुछ फंगस की ग्रोथ होने लग जाती है ना, कुछ ग्रीनिश ग्रीनिश ब्लैकिश कलर की कुछ मिक्सचर सा होता है कलर का, और उस तरीके की कुछ मोल्ड जो हमें फंगस दिखती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल्ड। ठीक है। देन ईस्ट भी होती है। देन हेलमिन्स की बात करें, यानी कि जो वॉर्म्स होते हैं उनको हेलमिन्स बोलते हैं। तो कुछ वॉर्म्स हैं उनका भी यूकैरियोटिक, वो भी यूकैरियोटिक से बिलोंग करते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म, हुक वॉर्म। देन प्रोटोजोआ की बात करें तो प्लाज्मोडियम। बच्चों ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इसी से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, इसी से होती है मलेरिया। ठीक है। तो ये भी अपने आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। देन यूनिसेलुलर एल्गाई, ये एल्गाई का आपका एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास। ये एग्जाम्पल है एक एल्गाई का जो कि यूकैरियोटिक के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो कहने की बात ये है बच्चों, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इनके सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए वो भी हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यूकैरियोट में पढ़ी है ना, कुछ उसी का उल्टा हो रहा होगा प्रोकैरियोटिक में, विच मीन्स कि भाई उनका तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, इनका स्ट्रक्चर ना सिंपल होगा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल और यूनिसेलुलर, सिर्फ एक ही सेल होगा। प्लस इनके सेल में ना ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो न्यूक्लियस होगा ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और स्टिल फिर भी ये लोग इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, फिर भी ये लोग इंडिपेंडेंटली ग्रो कर लेते हैं। और एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ये उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। देन साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो कहने का मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या रहा, प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर सिंपल होगा, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस जिसका जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर बाउंड हो, तो वो इसमें नहीं होता, ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन ये भी इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है। समझ में आया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस। अब चलते हैं अगले की तरफ, यानी थर्ड जो था नॉन सेलुलर। बच्चों नाम से पता चल रहा है ना, नॉन सेलुलर है तो क्या होगा, नॉन सेलुलर है तो कौन एब्सेंट होगा, सेल स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा। अब सेल स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए सेलुलर भी उसको हम बोल सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ये ए सेलुलर है। देन टाइप्स आ जाएंगे इसके, अभी पढ़ेंगे। अब ये जो नॉन सेलुलर होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली नहीं ग्रो कर सकते, इनको चाहिए कोई होस्ट, इनको चाहिए कोई इंडिपेंडेंट होस्ट जिसके अंदर ये एंटर करके मल्टीप्लाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल हो गया वायरस, वायरस डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन कोड, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। जब इनको कोई होस्ट मिलेगा, कोई ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें ये एंटर करके फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकते क्योंकि इनमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। देन अगला है प्रायॉन्स, ये कुछ इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस कॉज होंगे। देन वायरोसॉइड्स, वायरोसॉइड्स क्या होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। देन एक होते हैं विरॉइड्स जिनको हम सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन, इनका ये स्ट्रक्चर है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन ना हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये थे हमारे 3 तरीके की कैटेगरीज़, एक था प्रोकैरियोटिक, एक था यूकैरियोटिक, एक हो गया हमारा नॉन सेलुलर। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आई हैव होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉन सेलुलर, जिसमें क्या है, सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एसेलुलर इसको हम बोल सकते हैं। इसके कुछ टाइप्स हमने देख लिए, कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसके बारे में देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ें अब, आगे बढ़ें बच्चों। अब हम पहुंचे हैं बच्चों इस टॉपिक पे, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। तो मैं बहुत श्योर हूँ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप लग रहा होगा कि भाई हम मैम, हम माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं नर्सिंग के अंदर, हमें तो सिर्फ नर्सिंग के बारे में पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, कोई भी डिजीज़ होगी, तो उसका कोई कॉज तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। उसका कॉज क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो जब तक हमें इन बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, हम कैसे पहचानेंगे या कैसे हम ध्यान रखेंगे कि भाई हमें इन्फेक्शन से बचना है। अब हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ा तो हमें पता चला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग बींग्स हैं, ये हमारे आसपास हर जगह पर हैं, हर जगह पर हैं। दरवाजे, खिड़की, दीवार, बेड हो गया, आपकी टेबल्स हो गई, डोर के हैंडल्स हो गए, हर जगह ऑर्गेनिज्म है। और अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, हैंड वॉशिंग नहीं की, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं की, तो क्या होगा, जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन, फिर आगे ऐसे चलते जाएंगे और मल्टीप्लाई हो के क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज कर देंगे, है ना। तो किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी को समझने के लिए पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। तो यही इसीलिए हम माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर पढ़ते हैं, ताकि हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता हो, इनका स्ट्रक्चर हमें पता हो, इनकी ग्रोथ से, इनसे कैसे बचा जा सकता है, हमें वो पता हो। ठीक है, तो चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर जो मेंशन है। सबसे पहला, नर्सेस मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर डेली प्रैक्टिस। भाई ये कह रहा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए नर्सेस को इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब आप बताओ मुझे। क्योंकि हम केयर कर रहे हैं पेशेंट्स की, है ना, उन्हें हमें बचाना है बीमारियों से। हम डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स करेंगे, उन प्रोसीजर्स में हम इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करेंगे, है ना, इंजेक्शंस भी देंगे। तो उस समय पे अगर हम प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग होना हमें ज़रूरी है, ताकि हम अपनी डेली प्रैक्टिस, जो हम डेली जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसी हो कि किसी पेशेंट को हार्म ना हो सके, है ना। देन दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स नर्सेस टू रिकॉग्नाइज अनसीन ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल। यस, तो माइक्रोबायोलॉजी की मदद से ही हमें ये पता चलता है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, तभी तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, तभी तो हम इनको माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख पाएंगे, है ना। देन थर्ड इज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूबिक्विटस, विच मीन्स कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, सॉइल में, सीवेज में, एयर में, जो गंदे नाली, गटर वटर, जो भी चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी यहाँ जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, यहाँ भी कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि नेकेड आई से तो वो हमें दिखता ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह ऑर्गेनिज्म है। हमें ये चीज़ तभी पता लगेगी जब हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, एक उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होगी, तभी तो हम, फिर वही चीज़ है, सेम चीज़ की, भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है कि आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, जैसे नेगेटिव हैं। तो भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स भी तो देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमें ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा इसका प्रोसेस किस तरीके का है, ये क्या करते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या इफ़ेक्ट डालता है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ेंगे तभी हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम कवर करेंगे, जो कि क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल।
ठीक है? तभी कवर करेंगे जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल से हम तभी बचा सकते हैं इन्फेक्शन से जब हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता हो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो हमने ये स्ट्रक्चर्स पढ़े, ये ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स पढ़े, हमने ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ये सब क्लियर है आप सबको? अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ें अब हम। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब बच्चों देखो, जैसे हमारी कंट्री की एक पूरी हिस्ट्री है, बहुत सारे भाई हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने अपना योगदान दिया था, तब जाकर के हमारे देश को क्या मिली? आज़ादी मिली, है ना? तो कुछ इसी तरीके से जो माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड है ना, इसमें रातों रात कोई इन्वेंशन तो नहीं हुए होंगे। कुछ बहुत सारे ऐसे रिसर्चर होंगे, साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इन सारी चीज़ों की खोज की होगी, पहचाना होगा। कोई तो होगा जिसने देखा होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई तो होगा जिसने ये माइक्रोस्कोप बनाया है, कोई तो होगा जिसने देखा हाँ भाई इसको हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, इसको हम वायरस बोल सकते हैं, है ना बच्चों? तो वही हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। हम कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनकी वजह से माइक्रोबायोलॉजी का एक पूरा बेस बना है। तो उन साइंटिस्ट के बारे में हम कुछ बातें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले जो जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। यहाँ पर मैंने हर एक साइंटिस्ट की इमेज भी आप लोगों के लिए लगाई है ताकि आप रिलेट कर सको। तो ये है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, या इनको एवी ल्यूवेनहुक भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने अपने टाइम पर एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था। अब इस माइक्रोस्कोप से ही तो हम क्या करते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो कितना बड़ा इन्होंने, सोचो कितना बड़ा आविष्कार किया है। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया बच्चों, माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। जो हमारे आसपास इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम देख सकते हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है? क्या ये एक बहुत बड़ा योगदान नहीं है? डेफिनेटली है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन की थी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देन उसके अलावा इनके कुछ और शौक थे, जैसे लेंस ग्राइंडिंग करना, डच डेपर, ये थे पहले बाय प्रोफेशन। बट अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, और भी बहुत सारे इन्होंने रिसर्च करी हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी हैं, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा है। बट उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए थी क्या? डिवीजन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इन्होंने ही माइक्रोस्कोप ढूंढा था। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। याद रखना बच्चों, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट आता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। अब बच्चों इनकी भी इनका जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज आप इनकी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर रखी हुई है आप लोगों के लिए ताकि आप देख पाओ। बच्चों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आविष्कार किया था जिसको हम बोलते हैं पैस्चुराइजेशन। पैस्चुराइजेशन एक प्रोसेस होता है। ये कौन सा प्रोसेस? या भाई अब हम लोग डेली अपने घरों में दूध लेके आते हैं। उस दूध को हम बॉईल करते हैं। क्यों बॉईल करते हैं? ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाए और वो कंज्यूम करने के लिए सेफ हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को पैस्चुराइजेशन बोलते हैं, बॉइलिंग वाला। और ये प्रोसेस की खोज किसने की थी? ये प्रोसेस की खोज की थी लुईस पास्चर ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने ही ये टर्म दी थी माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? ये पैस्चुराइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देखा था कि भाई जो अल्कोहल होता है उसमें भी कुछ फर्मेंटेशंस होती हैं। देन इन्होंने डिसअप्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने माइक्रोब्स, इन्होंने बोला था कि भाई माइक्रोब्स जो होते हैं वही फर्मेंटेशन करते हैं और उन्हीं
जिसकी वजह से कुछ बीमारियां भी होती हैं। यानी कि इन्होंने खोज की थी कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कॉज करते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने डेवलप की थी वैक्सीन, किसके लिए? रेबीज और एंथ्रेक्स के लिए। क्या की थी? वैक्सीन डेवलप की थी रेबीज और एंथ्रेक्स जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट। क्लियर है? सो सी कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका माइक्रोबायोलॉजी में, राइट? ये एक बार आप सब लोग ध्यान से पढ़ो, इसको लिख लो अपनी नोटबुक्स में, बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम में ना हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे शॉर्ट नोट आता है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तो क्लियर है बच्चों, आगे चले। अब ये हो गया लुईस पास्चर जी के बारे में। नेक्स्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रॉबर्ट कोच ना। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है हमारा माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। इनको ना हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये बच्चों जो मैं बता रही हूँ ना कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है? सो रॉबर्ट कोच को बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये क्या इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही स्मार्ट मेकिंग और स्टेनिंग का जो कंसेप्ट है वो ये लेके आए थे। जो बैक्टीरिया की स्टेनिंग की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसका कंसेप्ट यही लेके आए थे। साथ साथ इन्होंने एक मेथड लेके आए थे जिसको हमने बोला हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इस मेथड की हेल्प से ही हम मोटिलिटी चेक कर पा रहे थे, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। देन इन्होंने एक मीडिया इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया सॉलिड मीडिया, जिसके थ्रू बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया जा सकता था। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट आविष्कार किए हैं, वो भी कब? कितने साल पहले, है ना? देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने आविष्कार किया था वो था, इन्होंने दिए थे कोच पोस्टुलेट्स। कोच पोस्टुलेट टू रिलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज कॉज ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। इन्होंने ही कहा था कि किसी डिजीज को होने के लिए एक कॉजेटिव एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चों यही थे वो शख्स जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया खोज निकाला था। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसको इन्होंने ही ढूंढा था, राइट? तो इन्होंने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ढूंढा, साथ ही साथ कॉलेरा का भी ढूंढा और पिंक आई का जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसका ढूंढा। इन्होंने प्रूव किया कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बच्चों इनका माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड के अंदर। आप सोचो कितने अच्छे अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किए, क्या बोलते हैं, क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स, है ना? इन्होंने ही तो बोला कि किसी बीमारी के होने के लिए एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? तो इन्होंने क्या पोस्टुलेट दिए थे वो ज़रा डिस्कस करते हैं। भाई इन्होंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा एसोसिएटेड रहता है किसी लीजन ऑफ डिजीज़ के साथ। इन्होंने बोला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा डिजीज़ के लेजन के साथ में एसोसिएटेड रहता है। इन्होंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शुड बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर फ्रॉम दीज लीजन। इन्होंने बोला अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर देंगे लीजन से तब हमें पता लगेगा। एंड इफ सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इनटू अ लैब एनिमल डेवलप्स लीजन्स ऑफ डिजीज, विच मीन्स कि भाई एक डिजीज तभी होगी जब उसका कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इन्होंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो उस डिजीज के साथ एसोसिएटेड रहा है, और जब उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ले करके किसी एनिमल में इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि उस एनिमल में भी वो डिजीज जो है वो हो गई, है ना? एंड द फोर्थ पोस्टुलेट दैट ही गेव वाज ऑर्गेनिज्म शुड बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द लीजन इन लैब एनिमल। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इस पोस्टुलेट का? तो बच्चों मैं एक एक पोस्टुलेट आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो इनको लिख लो, आप नोटबुक के अंदर इनको अच्छे से लिख लो। लिख लिया बच्चों सबने? तो चलो एक बार पढ़ते हैं फिर से। तो पहला क्या पोस्टुलेट है जो कहता है कि भाई ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिजीज। लीजन ऑफ द डिजीज मतलब कि वो जो एरिया होता है हमारी बॉडी में जब कोई बीमारी होती है उसकी वजह से जो एरिया डैमेज होता है या इंजर होता है,
है ना? तो इसका कहना है कि जो ऑर्गेनिज़्म उस बीमारी को कॉज़ कर रहा है ना, हमेशा वही ऑर्गेनिज़्म उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर डिज़ीज़ हुई है, कहीं और नहीं मिलता। जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में मिलेगा, कहीं और नहीं मिल रहा, है ना? देन दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑर्गेनिज़्म शुड बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन। इसका कहना है कि जो लीजन यानी कि जो डैमेज वाला एरिया था, जब वहाँ से ये ऑर्गेनिज़्म को निकाल के ग्रो किया गया, तब भी यही देखा गया कि ये डिज़ीज़ कॉज़ करने वाला ऑर्गेनिज़्म है। देन तीसरा पॉइंट है कि इफ सेम ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इनटू लैब एनिमल देन इट शोज कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज हैपन्स। सिंपल मतलब है, जब इस होस्ट से इस लीजन को निकाला गया, यानी कि उस डैमेज एरिया को निकाल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी और एनिमल में इंजेक्ट करा गया, तो उस एनिमल को भी वही डिजीज हुई जो उस होस्ट को थी। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई यही एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, और जिस एरिया में ये प्रेजेंट है वहीं पर ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, कहीं और नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट कॉच ने ही बोला था कि किसी भी डिजीज़ के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। जैसे टीबी है तो टीबी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही टीबी करेगा, किसी और बीमारी का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टीबी कॉज नहीं करेगा, वो कोई और बीमारी कॉज करेगा। क्लियर है बच्चों? तो रॉबर्ट कॉच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी इस पूरी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों पॉल एलरिच। सो इनको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एसिड फास्ट स्टेन को इंट्रोड्यूस किया था फॉर माइकोबैक्टीरिया। साथ साथ इन्होंने सिफिलिस ट्रिपोनैन के लिए भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सो जो एएफबी स्टेन होता है वो स्टेनिंग करके ही ऑर्गेनिज्म का पता लगाया जाता है, तो उस स्टेन को ही इन्होंने बनाया था। प्लस इनको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते थे। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम है पॉल एलरिच। देन नेक्स्ट है बच्चों एडवर्ड जेनर। अब एडवर्ड जेनर की भी मैं बात करूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान इन्होंने दिया था माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। इनकी फोटोग्राफ एक बार देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इनका भी। तो देखते हैं कि क्या रोल रहा है। तो बच्चों इन्होंने एक बहुत मेजर डिस्कवरी की थी, यानी एक बहुत बड़ी खोज की थी। किसकी? पहली वैक्सीन किसकी? स्मॉल पॉक्स की। जो स्मॉल पॉक्स होता था पहले, जो बड़ी माता जिसको हम बोलते थे, हमें तो हमने सबने तो देखी भी नहीं है, इतना पुराना ये बीमारी अब तो इरेडिकेट भी हो चुकी है ना, है ही नहीं, अब ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। तो कैसे ख़त्म हुई? क्योंकि जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने ही इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई, और जब वो वैक्सीन लगाई गई तो इस बीमारी का जड़ से खात्मा हो गया। तो बहुत मेजर डिस्कवरी थी ये। देन इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? कि जो मिल्क मेड्स थे, यानी वो लोग जो दूध वगैरह निकालते हैं और डेयरी वगैरह का काम करते हैं, मिल्क मेड्स विद काउ पॉक्स डिडंट गेट स्मॉल पॉक्स। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो लोग जिनको चिकन पॉक्स हुआ था और जो मिल्क मेड्स थे जो मिल्क वगैरह का काम कर रहे थे, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, है ना। ये इन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके थ्रू इन्होंने क्या बनाई, काउपॉक्स से ही, यानी जो काउपॉक्स का वायरस था ना, उसी से ही इन्होंने क्या बनाई, स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन बनाई, जो हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के नाम से जानते हैं, और जिसकी हेल्प से स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गया। राइट। सो इन्होंने देखा कि भाई इम्पैक्ट क्या था उस एक्सपेरिमेंट का। दी फाउंडेशन ऑफ वैक्सीनेशन, टर्म वैक्सीन भी वहीं से आई थी। किससे आई थी? वाका से। वाका मतलब काओ होती थी, उससे आई थी। तो काओ पॉक्स जो है उस समय होता था, उसको एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते थे पहले तो उसी से उन्होंने देखा कि भाई जिन लोगों को काओ पॉक्स है उनको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले गलती से मैंने काओ पॉक्स को चिकन पॉक्स बोल दिया था, ठीक है। तो जिनको काओ पॉक्स था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या किया, वो काव से ही जो है वायरस निकाल करके उससे वैक्सीन डेवलप कर दी, और फिर जब लगाई सबको तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, और इसी तरीके से वो वैक्सीन यूज़ करके स्मॉल पॉक्स को जड़ से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। इसकी वजह से ही इरेडिकेशन हुई थी स्मॉल पॉक्स की 1980 में, और इसकी वजह से लाखों मिलियन लोगों की जो है जान बच गई थी, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स होता था ना वो बहुत ही बेहद ही खतरनाक तरीके का होता था। लोगों की जो है डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। तो इनकी वैक्सीन की वजह से ही बहुत लोगों की जान बची। इसीलिए क्योंकि इन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की थी ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ
इम्यूनोथेरेपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, नॉट इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोलॉजी। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की? वैक्सीन की खोज की मेरे बच्चों। समझ में आया? आप देख रहे हो कितने कितने साइंटिस्ट हैं ऐसे जिनका कितना योगदान रहा है। अब मुझे मेरे को एक बात बता, आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा हम क्या हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं? एक मैं तो भाई ये सोच रही हूँ कि भाई उस समय इन्होंने क्या सोचा होगा, इनका माइंडसेट क्या रहा होगा, कितना मतलब क्रिटिकली ये सोचते होंगे कि इन्होंने कोई वैक्सीन बनाई। क्या कितनी अच्छी इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी कि ऑब्जर्व करके इन्होंने देखा भाई इनको काउपॉक्स है, इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, तो क्या इससे मैं कोशिश करता हूँ वैक्सीन बनाने की, है ना। और कैसे ही जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा होगा कि ये ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। क्या मतलब किस तरीके से उन्होंने ये काम किया होगा? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये समझना? भाई अगर मौका मिले ना मुझे हिस्ट्री में वापस जाने का, तो मैं तो ज़रूर वापस जाके ना देखना चाहूँगी कि कैसे ये सारी चीज़ों का की खोज हुई थी, कैसे इनको बनाया गया था, क्या था उस समय का माहौल जहाँ पर ये साइंटिस्ट जो थे इतना ज़्यादा अच्छा सोचते थे और इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने आविष्कार कर दिए जिनको हम आज भी इतने सालों बाद तक भी हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, और वो हमारी बेहद मदद भी कर रहे हैं। तो बच्चों ये सब सोच के पढ़ो, कभी ये मत सोचना ये क्या साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा मत सोचो बच्चों। ये सोचो कितने बड़े बड़े इन्होंने डिस्कवरीज करी हैं, मतलब क्या रहा होगा उस समय का माहौल। मैं तो यही सोच के मुझे बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे जो साइंटिस्ट का रोल था वो यहाँ तक हो गया। और भी बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट और थ्योरिस्ट हैं जिनका बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। आज जो मैंने आपको बताए हैं ये कुछ ही चुनिंदा साइंटिस्ट के बारे में बताया है जिनका रोल बहुत मेजर रहा है, मेजर डिस्कवरीज जिन्होंने करी है। राइट, अभी तो बस शुरुआत हुई है बच्चों माइक्रोबायोलॉजी की, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ना बाकी है मेरे बच्चों। तो आगे आने वाली हम सारी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आज के लिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। एक बार जरा समराइज कर दो मेरे लिए, फटाफट मुझे बता दो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ा, हमने इसकी ब्रांचेस देखी, भाई क्या क्या ब्रांचेस हैं, किस किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा रोल इन नर्सिंग, है ना। फिर मैंने आपको बताया कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं या डिस्कवरी की हैं। अब बच्चों अपनी आपके लिए एक छोटा सा काम है जो आपको करना है। अब ये सब तो मैंने आज आपको बता ही दिया, तो अब अपनी नोटबुक में ना एक जगह पर लिख लो कि फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एक जगह पर लिख लो ये चीज़। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है। जितने भी हमने बच्चों फादर्स पढ़े हैं ना ये सब एक ही पेज पर लिख लो, ताकि आप बार बार उसको देखो और आपको याद होता जाए, रिवाइज करते जाओ उसको ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, उसको देखते रहोगे तो बार बार आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी उसको याद करने में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक पेज पे सबका नाम एक साथ लिख लो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो with this let's finish or end the today's session। और आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको नहीं लगा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी कोई बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे आने वाली जो यूनिट्स हैं या फिर टॉपिक्स हैं वो और भी अच्छे हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। बस आप इस सोच के साथ मत क्लास में बैठना कि भाई ये तो बोरिंग सा सब्जेक्ट है, टॉपिक बोरिंग सा है। अगर पहले से ये चीज़ आपके मन में आ जाएगी ना बच्चों, तो चाह कर भी कोई भी आपके मन से ये बात नहीं निकाल सकता, आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग ही लगेगा। इसलिए ये चीज़ सोच के नहीं बैठनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना है, ये सोच के बैठना है कि मैं अच्छे से समझूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में, जहाँ पर हम फिर से शुरू करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।